नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला है, मैं डेली आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित लेकर आऊँगी। तो आज इसी क्रम में मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ 25 प्रश्न। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें भी नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपके ये आगामी जो फरवरी में सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। तो प्रश्न है 51वां हमारा, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, सी है आचार्य नरेंद्र देव और डी है काका कालेलकर। तो भावात्मक एकता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए व्याख्या में, भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। अतः भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक भावात्मक समिति स्थापित की, जिसका उद्देश्य ऐसे सुझावों को देना था जिनसे सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों का अंत हो जाए। जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां थी शिक्षा के लिए, उन सभी का अंत हो जाए। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया गया था। तो इसे कब बनाया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद। याद रखिएगा भावात्मक एकता। 62वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है 6%, 10%, 4% या 3%। तो शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6%। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू किया गया, जिसमें शिक्षा के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए कुल जीडीपी जो राष्ट्रीय आय है उसका 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और यही सुझाव 1964 में कोठारी आयोग द्वारा भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 6% शिक्षा पर खर्च के लिए ये प्रावधान बनाया गया है कुल जीडीपी का। 53वां प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है कोठारी आयोग का 1964 और 66 में, बी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का परिणाम है, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम है, या फिर डी ऑप्शन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का परिणाम है। इसका जो सही आंसर है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये था ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का ये परिणाम रहा था। 54वां प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर, बी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सी है मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर ये संकेत करती है, और डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री को पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है उस पर से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन जो भी नए अनुभव वो प्राप्त करता है उन सभी को पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 55वां प्रश्न देखिए, सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब डैश किया जाता है। तो जो भी बच्चों को सिखाया जाता है वो
तभी सफल होता है जब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, संसाधन संपन्न होता है, तभी ये अधिगम सफल हो पाता है बच्चों के लिए। या बी है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित किया जाता है, जब बच्चे खुद को ही निर्देशित करके कोई चीज़ अधिगम करते हैं तब जाकर वह अधिगम पूरी तरह से सफल होता है। सी है, प्रौद्योगिकी का नेतृत्व रहता है जब। और डी है, शिक्षक का नेतृत्व रहता है। तो कौन सी स्थिति में जो बच्चों को अधिगम कराया जाता है या बच्चे अधिगम करते हैं वो पूरी तरह से सफल होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित। यानी जब बच्चे स्वयं से ही अपने को निर्देशित करते हैं किसी अधिगम को सीखने में, तो तभी वह अधिगम पूरी तरह से सफल हो पाता है। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर तभी सफल होते हैं जब यह शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित किया जाता है। स्वनिर्देशन विद्यार्थियों को अपनी दक्षता विकसित करने के योग्य बनाती है। स्वनिर्देशन द्वारा छात्र अधिक कुशलतापूर्वक अधिगम कर सकते हैं और उसका जो ज्ञान होता है वो अपेक्षाकृत रचनात्मक और स्थायी होता है। जब बच्चे खुद से प्रयास करके सीखते हैं तो वह ज्ञान क्या रहता है, बहुत अधिक समय तक स्थायी रहता है और बच्चों को उसी में मज़ा भी आता है, उसी तरह से सीखने में। जब वो खुद से प्रयास करके कोई नई चीज़ सीखते हैं तो बच्चों को ज़्यादातर उसी चीज़ को सीखने में मज़े भी आते हैं। 56वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा संगठन है जो कि शिक्षा से संबंधित है। पहला देखिए, यूनिसेफ UNICEF, दूसरा है यूनेस्को UNESCO, सी है UNO और डी है UNSC। तो सही जो आंसर है जो कि शिक्षा से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को का जो पूरा फुल फॉर्म है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका नाम है पूरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो आप इसके फुल फॉर्म को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यूनेस्को का संबंध शिक्षा से है क्योंकि देखिए एजुकेशनल इसमें आया हुआ है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। 57वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि NCERT की स्थापना कब की गई थी। 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को ये क्या करता है, सहायता और सलाह देता है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए ये उत्तरदायी है। तो पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो NCERT द्वारा, और इसका जो गठन हुआ है वो 1961 में। 58वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो क्यों इसे शुरू करने का प्रयास किया गया या इसे क्यों शुरू किया गया, किस कारण से मिड डे मील कार्यक्रम हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें चलाया गया है ये। ऑप्शन देखिए, समाज विस्तार करना, इसमें समाज विस्तार करने के लिए। बी है रोजगार में वृद्धि करने के लिए। सी है नामांकन संख्या बढ़ाना या डी अध्यापकों का विकास करना। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नामांकन संख्या
बढ़ाना। स्कूलों में बच्चों की जो नामांकन संख्या है उसे बढ़ाने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 15 अगस्त सन 1995 को। ध्यान रखिएगा, मिड डे मील का जो प्रारंभ हुआ है 15 अगस्त सन 1995 को। कभी कभी ये सन भी पूछा जाता है और कभी डेट भी पूछी जाती है। तो जिसके उद्देश्य देखिए, पहला बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, दूसरा है विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाना, तीसरा है ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, क्योंकि जब बच्चों में पोषण होगा तभी वो शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। 59वां प्रश्न, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखिए, नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा है नेशनल करिकुलम टू टेक्निकल एजुकेशन। तीसरा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और चौथा है नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, 17 अगस्त 1995। और मिड डे मील की हुई है 15 अगस्त 1995 और NCTE की हुई है 17 अगस्त 1995। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना। तो इसका ये उद्देश्य है। 60 जो प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि की जो 3 श्रेणियां बताई हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है सामान्य बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि तथा सामान्य से कम बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और स्थान संबंधित बुद्धि। तीसरा है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और चौथा है तार्किक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि तथा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन सी 3 बुद्धि की श्रेणियां बताई हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब देखिए जरा हम इसकी जो डिटेल है उसे देखते हैं कि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा। इससे अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि जो गणितीय संकेतों को समझने और प्रयोग करने की क्षमता है या योग्यता है वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत रहता है? तो ये है अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। इसमें लिखने, पढ़ने और तार्किक चिंतन में इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा है मूर्त बुद्धि, इससे तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने और उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। यह वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। तो विज्ञान वगैरह में मूर्त बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग रहता है। सामाजिक बुद्धि, इससे अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से संबंधित है। ये सामाजिक बुद्धि दैनिक जीवन को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 61वां प्रश्न देखिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? ये एक डेफिनेशन है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ये किसने बोला है? गैसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने या डॉक्टर माथुर ने? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने। 62वां प्रश्न देखिए, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? देखिए ऑप्शन है 4 उप परीक्षण है, बी है 5 उप परीक्षण,
8 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी में परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 उप परीक्षण। 63वां प्रश्न देखिए, वेस्लर के बालिकाओं के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है 5, 8, 11, 14। तो वेस्लर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में जो उप परीक्षणों की कुल संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11। 64वां प्रश्न देखिए, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है लड़ाई वाले खेलों के अंतर्गत, बी है बौद्धिक खेल में रखा जाएगा चेस और कार्ड को, सी है प्रायोगिक खेल के अंतर्गत रखा जाएगा, या डी गतिमान खेल के अंतर्गत। तो ये जो दोनों गेम हैं या खेल कह सकते हैं हमें, तो ये जो रखे जाते हैं श्रेणी में ये है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक खेल के अंतर्गत ये आते हैं। 65वां प्रश्न देखिए, 62 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट, बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और डी है चित्रांकन परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए इसमें क्या है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण को प्रतिपादित किया। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि को माप सकते हैं। बुद्धिमान, औसत और सुस्त श्रेणियों को इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। 66वां प्रश्न देखिए, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। अभिरुचि के, बुद्धि के, अभिक्षमता के या अभिवृत्ति के। तो बेसल आयु जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के मापन से संबंधित है। ये बेसल आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। बालक जिस आयु के सभी प्रश्नों को हल कर ले उस आयु को बेसल आयु कहा जाता है। तो बेसल आयु किसे कहा जाता है, देखिए कभी ये प्रश्न भी आता है। तो बालक जिस आयु के सभी प्रश्नों को हल कर ले उस आयु को ही बेसल आयु कहा जाता है। 67वां प्रश्न, मानसिक आयु का संप्रत्य सबसे पहले किसने बताया। ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण 1905, बी है बिने साइमन परीक्षण 1908, तीसरा है बिने साइमन परीक्षण 1911 और चौथा है बिने साइमन परीक्षण 1916। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय बताया था बिने साइमन परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। वर्ष 1905 में के बुद्धि मापन के क्षेत्र में प्राप्त अपनी सफलता से उत्साहित बिने तथा साइमन ने, देखिए बुद्धि मापन के क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी सफलता थोड़ी सी हुई थी तो 1905 में उससे उन्होंने क्या हुआ, उत्साहित विनय साइमन ने अपने इस परीक्षण में सुधार करके थोड़ा सा, जो 1905 में उन्हें बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिली उसी परीक्षण में उन्होंने थोड़ा सा सुधार करके सन 1908 में इसे नवीन रूप में प्रस्तुत किया। इस परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। मानसिक आयु के संप्रत्य का प्रतिपादन भी बिने ने इस परीक्षण के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जिस आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक कर ले तो उसे उस बालक की मानसिक आयु कही जा सकती है, भले ही उसकी जो वास्तविक आयु है इससे कम या अधिक क्यों ना हो। तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने ही दिया था। 68वां प्रश्न, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं। वैयक्तिक परीक्षण, समूह परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये जो परीक्षण है वो है एक तरह के ऑप्शन नंबर बी, समूह परीक्षण। जब ये विश्व युद्ध हुआ था उस समय ये परीक्षण प्रयोग में लाए गए थे, आर्मी अल्फा और बीटा। प्रिंसिपल 69वां प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा फेमस बुक रही है।
तो इसके जो लेखक बताने हैं हमें, ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, सीएल हल। तो इस जो पुस्तक के जो लेखक हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, वो है ऑप्शन नंबर डी, सीएल हल। 70वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। वर्नर ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। इसमें इन्होंने एस फैक्टर और जी फैक्टर बताए थे बुद्धि के। तो बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत इन्होंने बताए वो है, पहला है सामान्य योग्यता कारक, जिसे जनरल फैक्टर या जी फैक्टर भी बोला जाता है। एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है, मतलब ये जन्म से ही रहते हैं ये, और ये सभी व्यक्तियों में ये पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में ये पाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। तो ये सामान्य योग्यता कारक है ये जी फैक्टर, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा इन्होंने बोला था कि विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर बोला, एस कारक भी कहा जाता है, और ये वो होते हैं जो विशिष्ट कार्यों में सहायक होते हैं, कुछ विशेष कार्य करने में ये सहायक होते हैं ये फैक्टर। सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं का मूल रूप है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य तत्व उपस्थित है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है, और इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कारक एस फैक्टर उपस्थित होते हैं। तो व्यक्ति को अगर कोई विशिष्ट कार्य करना होता है तो वो किसकी हेल्प से कर पाता है? एस फैक्टर से, जो कि उसके पास विशिष्ट योग्यता कारक होते हैं, उसी की हेल्प से वो विशिष्ट कार्य कर पाता है। और जो सामान्य कारक होते हैं वो, उसमें व्यक्ति अपने जो सामान्य कार्य होते हैं उनको वो करता है, जो कि हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, और जो एस फैक्टर हैं वो बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 71वां प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, पहला श्रेणीकरण, दूसरा विचार प्रवाह, तीसरा अंकगणितीय तर्क, चौथा एक समाधान। तो अपसारी चिंतन में आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, विचार प्रवाह। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक है। इन्होंने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। तो जिनमें अपसारी चिंतन होता है उसमें क्या होती है? सृजनात्मकता। ये प्रश्न भी बनता है एग्जाम में कि अपसारी चिंतन वाले व्यक्तियों में क्या पाई जाती है? तो सृजनात्मकता उनमें देखने को मिलती है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन क्लास में रखा जाए, अगर बच्चों से ये पूछा जाए कि आपको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या अगर आप देश के प्रधानमंत्री हों तो आप इस देश के लिए क्या क्या करेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं? अपनी कल्पना शक्ति और उनकी जो भी सृजनात्मकता होती है उसके आधार पर वो उस प्रश्न का अलग अलग उत्तर देते हैं। कोई बोलता है मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता वो करता। तो इस तरह से क्लास में जितने बच्चे होंगे उनके अपने अपने हिसाब से, उनकी कल्पना शक्ति के हिसाब से उतने ही उत्तर उसके आएंगे। तो यहाँ पर ये अपसारी चिंतन रहता है, और इसी के विपरीत अभिसारी में निश्चित उत्तर रहता है। अगर क्लास में टीचर ये पूछता है कि हमारे देश का नाम क्या है, तो सारे बच्चों का जो आंसर आता है वो लगभग सेम ही होता है। तो इस तरह से अपसारी और अभिसारी चिंतन है ये। अगला प्रश्न देखिए, 72वां प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय वृद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? वर्नर, कैटल, थॉर्नडाइक, स्किनर।
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कैटल। कैटल ने तरल, क्रिस्टलीय बुद्धि और ठोस बुद्धि ये प्रकार बताए थे बुद्धि के। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि इन्होंने बताए थे। तो तरल बुद्धि तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में उन्होंने इसे परिकल्पित किया था, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया था। तो उन्होंने बोला कि तरल बुद्धि में वो चीज़ें आती हैं जिसमें नई समस्या जो होती है उसे तुरंत हल किया जाता है, और लेकिन ठोस बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है? ठोस बुद्धि में जब हम कोई समस्या को किसी अनुभव के आधार पर या पुराने ज्ञान के आधार पर उसका हल निकालते हैं, तो वो वहाँ पर ठोस बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तरल बुद्धि में जब कोई नई समस्या को तुरंत उसी समय बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार उसे हल करता है। बुद्धि के दोनों तत्व प्रकृति और पोषण पर आधारित होते हैं। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण कैसे होता है? वंशानुगत जो कारक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो तरल बुद्धि होती है, जबकि जो ठोस बुद्धि का निर्धारण उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। 73वां प्रश्न देखिए। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो एक कोई लड़की है निशा, वो अपनी सहेली, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के जो दिमाग में जो चल रहा है या उनके व्यवहार को क्या करती है? समझती है, और उन्हीं के अनुसार वो प्रतिक्रिया करती है या अपना भी व्यवहार उन्हीं के हिसाब से सामने पेश करती है, और वो बड़ी होकर एक मनोचिकित्सक बनना चाहती है। तो अपने इस मनोचिकित्सक को बनने में उसे और कौन सी चीज़ उसे अधिक विकसित करनी पड़ेगी? तो ये चीज़ है इसमें। ऑप्शन देखिए, स्थानिक बुद्धि का इसने ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का। सी है प्राकृतिक बुद्धि को विकसित करना होगा, और डी है धारा प्रवाहिकता बुद्धि को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को उसने और अधिक विकसित करना होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? देखिए, वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले कैसे होते हैं? जो दूसरे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं या उनके व्यवहार के अनुसार अपना व्यवहार रखना चाहते हैं। उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ कैसे बने रहते हैं? वो सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता आदि में कैसी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक मधुर संबंध स्थापित करते हैं। मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिज्ञ बुद्धि पाए जाने की इसमें संभावना रहती है। तो राजनीतिज्ञों में इस तरह की बुद्धि पाई जाती है क्योंकि वो ज़्यादातर जनसभाओं में ही रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे लोग जो परामर्शदाता होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो इन सभी में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, और उस बच्ची को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का विकास करना चाहिए। 74वां प्रश्न। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य अपने भावों और संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता, ये आता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जब व्यक्ति अपने ही मन से अपने ही भाव, अपने संवेगों को समझता है या उसी के अनुसार व्यवहार करता है, वो दूसरों को दिखाता है, तो उसमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग होता है। और लेकिन जब कोई व्यक्ति बाहर के दूसरे व्यक्तियों
के संपर्क में ज़्यादा रहता है, उनसे बातचीत ज़्यादा करता है, तो वहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। 75वां प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है, तो बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में। वुडवर्थ का, टर्मन का, वुडरो विल्सन या रॉस का। तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, वुडरो विल्सन ने। तो आज के हमारे ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हो चुके हैं। मैं कल फिर से आपके लिए 25 नए प्रश्न लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।